मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता गोगा कपूर से। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। आज हम स्वागत कर रहे हैं अभिनेता गोगा कपूर का। गोगा कपूर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल ये कि आपकी ये जो इतनी अच्छी आवाज़ है, भारी दबंग, इसने आपका कितना साथ दिया फिल्म इंडस्ट्री में जमने के लिए? देखिए जी, शुरू में तो मेरी आवाज़ लोगों को पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी। अभी तो बहुत अच्छी है। ये कुछ मेहनत की उस पर, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योगा है, उसमें आवाज़ आपकी अच्छी होती है और उससे मेहनत की हमने और ये आवाज़ हो गई आज। मतलब गोगा कपूर अपनी आवाज़ से ही बहुत पहचाने जाते हैं। जी हाँ, पहचाना तो जाता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि रेडियो सिलोन में 3 वॉइसेस रिजेक्ट हुई थी और वो 3 वॉइसेस आज सब पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन, सुरेश ओबरॉय और गोगा कपूर, जिनकी सबसे अच्छी आवाज है। अब ये उनको क्यों नहीं पसंद आई वो जाने, या उनका भगवान जाने। अच्छा, अब आवाज की तो मैं प्रशंसक हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले आवाज की बात की। जी। आप कहाँ से हैं और मुंबई कैसे आए? बात बहुत पुरानी है, पर हम अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहते हैं कि आपका। मैं पैदा हुआ लाहौर में, पंजाब। तब वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। फिर पार्टीशन हुआ, दिल्ली आ गए, स्कूल दिल्ली में शुरू किया, कॉलेज के लिए शिमला गए थे, लेकिन थिएटर शुरू हो गया तो कॉलेज बंद हो गया। तो मैंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन ज्वाइन किया दिल्ली में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, आप ही का। हाँ हाँ। तो वहाँ 5-6 साल नौकरी की। फिर वहाँ प्रमोशन होती गई तो फिर क्लरिकल जॉब ज्यादा रह गई, क्रिएटिव काम कम था, जिसका आपको शौक था। हाँ, तो मैंने फिर रिजाइन कर दिया। अच्छा। और फ्रीलांस थिएटर शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये थिएटर मैंने 76 तक किया जी। ओ, बहुत लंबा अरसा। 57 से 76 तक किया। उसके बाद फिल्मों में जरा बिजी हो गया तो थिएटर के लिए वक्त नहीं मिलता अब। अच्छा, तो लाहौर से ये मुंबई तक का सफर थिएटर से होता हुआ फिर दिल्ली से मुंबई कैसे आया? दिल्ली से मुंबई आया जी, एक मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, पहले ही हो गई थी यहाँ आने के? हाँ जी, और शादी तो मेरे थिएटर के दिनों में हो गई थी। मेरी बीवी मेरे साथ थिएटर करती थी। अच्छा। तो वो भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, तो वहीं पे शादी कर ली हम लोगों ने। तो बच्चे हो गए तो फिर थिएटर से घर नहीं चलता था, तो इसलिए मैंने एक एक्सपोर्ट कंपनी में एज एन एक्सपोर्ट मैनेजर नौकरी ले ली। उन्होंने बॉम्बे में अपना ऑफिस खोलना था, तो मुझे बोले कि आप तो बॉम्बे जाते आते रहे हैं, तो आप बॉम्बे ऑफिस संभाल लीजिए। यहाँ आया तो यहाँ भी आके थिएटर के लोगों ने नहीं छोड़ा, वो पकड़ के ले गए, चलो भाई इस प्ले में काम कर लो। तो एक प्ले था जवाब हाजिर है। जवाब हाजिर है जी, उसमें अकबर का रोल, शहंशाह अकबर का रोल। तो उसके लिए मुझे पकड़ के ले गए। तो वहां से फिर कुछ लोगों ने फिल्में देखी, कुछ लोगों ने मतलब वही थिएटर देखा। तो 72 में आपका दूरदर्शन बॉम्बे शुरू हुआ। तो एक प्ले उन्होंने रिकॉर्ड करना था, रीछ का पंजा, चेकॉफ का द बेयर। रीछ का पंजा जी। तो सब दोस्त थे, बोले यार गोगा तुम ये कर दो। वीरेंद्र शर्मा था उस वक्त वहां पर प्रोड्यूसर। तो वो प्ले किया, सिर्फ 3 कैरेक्टर थे उसमें,
3 कैरेक्टर का प्ले था, तो मेन कैरेक्टर मैं कर रहा था। तो बस वहाँ वो प्ले किसी ने देख लिया तो यहाँ फिल्मों में बुला लिया कि चलिए भी आ जाइए, फिल्म में काम कीजिए। तो अमिताभ ने स्पेशली रिकमेंड किया मुझे एक फिल्म के लिए। तो वो थी जंजीर। उसके बाद फिर शुरुआत हो गई, करते करते आज तक कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ मैंने शुरुआत की थी आवाज से आपकी, तो थिएटर में आपकी आवाज बहुत काम आई होगी, और खास रोल के लिए इतनी अच्छी आवाजें भारी दबंग मुश्किल से मिलती हैं। नहीं, आवाज भारी तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन रेंज नहीं होता। बहुत से लोगों की आवाज बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो 3 सुरों का इस्तेमाल करते हैं, 7 सुरों का नहीं। मैं तो 14 का करता हूँ। अच्छा। मैं तो बिल्कुल खरज में भी जाता हूँ, तार सप्तम में भी जाता हूँ। तो इसका कुछ नुस्खा हमें भी बताइए, क्योंकि आवाज का काम तो हमारा भी है। पहला तो ये है कि पहले तो आप सरगम सीखिए। अच्छा। हारमोनियम लेके उसके साथ सरगम। आपको शायद पता है या नहीं, पृथ्वीराज कपूर जी दिन में 2 घंटे हारमोनियम के साथ रियाज करते थे। और अपने बच्चों को, शम्मी जी आज भी करते हैं, शम्मी कपूर, तो ये लोग सब रियाज करते हैं, नहीं तो वॉइस कंट्रोल नहीं रहेगा आपका। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसे कि देखिए, थिएटर करना या रेडियो करना बहुत आसान है कंपेयर टू फिल्म। क्योंकि फिल्म आपने पिछला शॉट किस सुर पे छोड़ा, नॉट फिजिकल, वॉइस की बात नहीं अकेली कर रहा हूं, इमोशन की बात भी कर रहा हूं। किस इमोशन पे आपने छोड़ा, उसी इमोशन से आपको नेक्स्ट शॉट पिकअप करना पड़ता है। हाँ। जो कई बार आप देखेंगे फिल्मों में कि कई एक्टरों का ऐसा होता है कि इतनी हाई पिच पे जाने के बाद एकदम पता लगता है बिल्कुल फुस क्यों हो गए भाई, ये कहां गया, वो इमोशन कहां गया, वो कोऑर्डिनेट करनी। हाँ, वो सिंक होना चाहिए, जिसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। जी हाँ। हम लोग सिंक शॉर्ट में बोलते हैं। वो बहुत जरूरी है। आप आवाज ठीक है, भगवान ने आवाज दी है, और कुछ आप मेहनत करके भी, वैसे बेसिकली तो भगवान की देन है। जी हाँ। तो जिस पे भगवान की मेहरबानी हो जाए उसको तो कोई रोक नहीं सकता। भगवान मेहरबान होते हैं, पर मेहनत तो इंसान को ही करनी पड़ती है। नहीं, मैं उस थ्योरी में नहीं मानता। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा नुक्स यही है। एक तरफ कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और दूसरी तरफ कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कर्म करने वाले भी हम और आप कौन हैं? मां के पेट से ना कुछ साधु पैदा होता है, ना कोई डाकू पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होता है, ऊपर वाले ने लिख दी आपकी तकदीर। मैं तकदीर में मानता हूं, तदबीर को मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, वो कराएगा मेहनत, वही कराएगा। अगर लिखी होगी तो हाँ, तो वो मेहनत भी कराएगा। आप उतनी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर लिखी है कि ये तो आलसी आदमी है, तो आलसी पड़ा रहेगा। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्या है, फिल्म हिट हो गई जी, तो जितने हमारे हीरोज है ना, वो बोलते मैं कीता। और जब फ्लॉप हो गई तब बोलते हैं यार किस्मत खराब थी। अरे, तो जब हिट हुई तब क्यों नहीं कहते किस्मत अच्छी थी भैया, भगवान की कृपा पिक्चर हिट हो गई? तब क्यों बोलता मैं कीता? बहुत से एक्टरों को मैंने देखा, जब फ्लॉप होती है यार किस्मत खराब थी, वक्त खराब था। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत से फिल्म लाइन के, थिएटर के बहुत से अनुभव हमें जानने का मन है, और हम जानेंगे भी। और जिंदगी के भी बहुत से अनुभव हैं आपके पास। इतना लंबा समय आपने फिल्मी दुनिया में गुजारा है, तो बातें बहुत सारी करनी है। पर आपकी पसंद के गाने भी हमें सुनने हैं, अपने सुनने वालों को सुनवाने हैं। तो कौन सा गाना सुनवाया जाए? देखिए, मैं तो बचपन से, जब कोई पसंद नहीं करता था किशोर कुमार जी को, मैं तब से उनका फैन था। अच्छा। तो उनके तो गाने उस वक्त जब देव साहब की वो वॉइसिंग किया करते थे, तो तब के गाने एक सुना देते हैं। हाँ। फंटूश फिल्म का दुखी मन मेरे सुनो मेरा क्या। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे, दर्द हमारा कोई
जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले। क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले। क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आपके इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं। तो आपने पहली फिल्म का जिक्र किया जंजीर, तो उस फिल्म का अनुभव कैसा था और थिएटर करने के बाद फिल्म करना कैसा लगा? देखिए, फिल्म और टीवी में कोई एक्टिंग में तो कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं, चाहे थिएटर हो, स्टेज हो, टीवी हो या फिल्म हो। इमोशन तो यूनिवर्सल है, इमोशन तो वही रहनी है। हाँ, आपका कैरेक्टर क्या, किरदार क्या है आपका, उसके हिसाब से इमोशन होती है। क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन, टाइकून, सोफिस्टिकेटेड आदमी है, उसकी मां मरेगी तो वो अलग तरीके से रोएगा, और एक जाट या गांव का देहाती आदमी, उसकी मां मरेगी तो वो धाड़े मार के रोएगा। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी अफसोस तो मां के मरने का सबको ही होता है। कुछ लोगों को शायद इसलिए नहीं होता होगा कि मां की प्रॉपर्टी मिल जानी है, जायदाद मिल जाएगी। नहीं, आपको काम करने में जैसे थिएटर में क्या होता है कि आपने काम किया, फौरन आपको वाहवाही या आपकी तारीफ या जो भी कुछ है फौरन मिल जाता है। नहीं, और उसमें भी ठीक है, ऑडियंस की अपलॉज जो है वो तो मिलती है इमीडिएट। आपको पता चल जाता है कि आज आपने अच्छा किया या बुरा किया। और सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती थी कि जब बैक स्टेज पे आके आपको पता है आज आपने बहुत बकवास काम किया। होता है, ऑफ डे होता है कई बार आदमी का, तो बैक स्टेज आके लोग वाह 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 क्या काम किया, दिल ऐसा कर लगता था कि थप्पड़ मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं कसम से। हाँ, मतलब सबसे अच्छा असेसमेंट खुद ही कर सकते हैं ना। यू आर योर बेस्ट जज, इवन फिल्म में भी, इवन टीवी में भी, क्योंकि आपको पता है ये शॉट आपने अच्छा दिया है या नहीं दिया है। चाहे डायरेक्टर और कैमरामैन की तरह में वाह 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 गोगा जी, ना ना, यू नो नहीं हुआ अच्छा यार, आई डिडंट डिलीवर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार मेरे हिसाब से एक शॉट और ले लो, क्योंकि जो आना चाहिए था, जो मुझे डायरेक्टर ने कहा था मुझे चाहिए, मैंने कहा वो मैं नहीं दे पाया। तो वो लोग मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने को थिएटर में काम करने के बाद इतने बड़े फिल्म के पर्दे पर देखना, और देखने के बाद आपको कैसा लगा कि मैं कुछ और अच्छा करता जंजीर में, या नहीं, अप टू द मार्क रहा? देखिए निमी जी, बात यह है कि जहां आप सेटिस्फाइड हो गए अपने काम से, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड योर सैचुरेशन पॉइंट। फिर आपकी तरक्की खत्म। आदमी तो हमेशा ये सोचेगा काश मैंने इसको इस तरह नहीं, इस तरह से किया होता तो शायद बेहतर होता। तो इंप्रूवमेंट तो आदमी को करनी ही करनी है। नहीं,
पहली बार आपको कैसा लगा कि आपने ऐसे कहाँ देखा था अपने आप को? थिएटर करते थे तो आप लोगों की प्रशंसा मिलती थी या हाँ, वो फिल्म में देखना अपने मतलब लार्जर देन लाइफ आप नहीं, वो क्योंकि उसका पहले मिनिएचर पे तो हो चुका था ना, टीवी किया हुआ था। अच्छा, पहले टीवी बाद में फिल्म। दूरदर्शन आया जी हिंदुस्तान में 1960 में दिल्ली में, और उस समय ये फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे स्टेज प्ले करते हैं ना, वैसे रिकॉर्ड करना पड़ता था पूरा प्ले। अगर आप बीच में भूल गए हैं तो फिर पहले से बिगिनिंग से ही शुरू करना पड़ता था। कोई एडिटिंग फैसिलिटी नहीं थी। ओह, तो उस वक्त टेक्निक बहुत खराब थी। हाँ। फिर उसके बाद ये आया कि अच्छा चलो बीच में ये भूल गया तो दूसरे क्लोजअप से पुल बैक कर लो और वहां उतना जोड़ लेंगे। आज तो 10,000 गिमिक्स आप टीवी पे कर सकते हैं। तो अपने आप को स्क्रीन पे तो, टीवी स्क्रीन पे तो देखा ही हुआ था ना। ये बात तो है। तो उसके बाद में लार्ज स्क्रीन पे देखा तो ठीक है, वैसे ही लगा कि कोई टीवी स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन में कितना फर्क है। हाँ, स्क्रीन तो स्क्रीन है ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, बचपन में आपको ऐसा लगता था कि आप इसी क्षेत्र में जाएंगे, कलाकार बनेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आई बिलोंग टू एन इंजीनियरिंग फैमिली। मेरे पिताजी टेक्सटाइल इंजीनियर थे और वो भी इंग्लैंड के पढ़े हुए। मेरे बड़े भाई साहब भी टेक्सटाइल इंजीनियर थे और मुझे भी भेजा जा रहा था, लेकिन मतलब आप दिल से नहीं जाना चाहते थे, भेजा जा रहा था? नहीं, जाना चाहता था। अच्छा, जाना भी मुझे भी और कोई शौक नहीं था। मैं बेसिकली एथलीट था और बॉडी बिल्डर था। हाँ, वो तो माशाल्लाह आपको देख के मतलब मैं बचपन में मिस्टर दिल्ली जूनियर बॉडी बिल्डिंग में रहा हूँ 14 साल की उम्र में, 14.5 साल की उम्र में। तो इतना मतलब मुझे हेल्थ कॉन्शियस था मैं। लेकिन साहब मुझे एक शादी में BR चोपड़ा साहब मिल गए। कब की बात है ये बात हो गई जी 57 की। 1956-57 की। उन्होंने कहा तुम फिल्म एक्टर क्यों नहीं बन जाते? तो वो एक जहन में सबकॉन्शियस में चीज रहेगी कि यार मैं एक्टर क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो दिल्ली में एमेच्योर थिएटर एक मिस्टर सुदर्शन बब्बर होते थे, उनका एक प्ले था। तो उसमें पहली बार मैंने उसमें काम किया। उस प्ले का नाम तो मैं भूल चुका हूँ। कोई साये था, अच्छा था कि डॉक्टर शुड गो एंड वर्क इन विलेजेस। तो मेन कैरेक्टर डॉक्टर का मैंने किया था उसमें, कि डॉक्टर बन जाते हैं और शहर में सेटल हो जाते, पैसा कमाते हैं, लेकिन गांव नहीं जाते। तो उस पे बेस्ड था प्ले, बड़ा अच्छा प्ले था। तो वहां से फिर शुरू होके फिर मेरी मुलाकात हो गई मेरे जो गुरु कर्नल हेमचंद गुप्ते, HV गुप्ते, जो डायरेक्टर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन थे। तो फिर उनके साथ जो काम शुरू किया तो बस सीखते गए। तो 500-600 से ज्यादा 1000 के ऊपर शो स्टेज के कर दी, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती थी साल में मुझे 300 शो करने होते थे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के। अच्छा, मिनिमम 300 परफॉर्मेंसेस। तो मैंने 6-7 साल की, आप हिसाब लगा लीजिए कितने स्टेज परफॉर्मेंस की एक से एक जोरदार, बढ़िया। अच्छा, अभी तक आपका तकरीबन 30-40 साल का अनुभव है ये अभिनेता बनने का। तो ऐसे में आपने कितने सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, कितनी बहुत लंबी फहरिस्त होगी, और फिल्मों की भी बहुत लंबी फहरिस्त है। जहां तक हम जानते हैं मेरे ख्याल से 200-400 से तो भी ज्यादा, 500 के ऊपर ही हैं जी। तो एक दिन मेरी बेटी हैं, वो लिस्ट बनाने लगी, चलो पापा लिखते हैं कितनी फिल्मों में काम किया आपने। जब 500 हो गई, मैंने कहा भैया बस करो, मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगा हूँ कि इतनी फिल्में कर ली मैंने। तो इसलिए 500 के तो ऊपर ही है। अच्छा, तो कितने सारे निर्देशकों के साथ आपने काम किया होगा, तो एक एक करके आप जिनके साथ काम करना आपको बहुत अच्छा लगा? देखिए जी, ऐसा है कि ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है और इसका जवाब भी बड़ा अजीब सा है। क्यों कि अगर एक की प्रशंसा करूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो अच्छे सभी डायरेक्टर अच्छे थे, लेकिन मुझे जितना काम में मजा मनमोहन देसाई साहब के साथ आता था या रमेश सिप्पी जी के साथ आया, तब मुकुल आनंद मरहूम, तो 2 लोग तो रहे नहीं, मनमोहन जी भी नहीं रहे और मुकुल भी नहीं रहा। कुली फिल्म की कोई? कुली तो मेरी मनमोहन जी से पहली पिक्चर थी। अच्छा, कुली, मर्द, अल्लाह रखा, तूफान, उनका काफी फिल्में की मैंने। तो अमिताभ जी के साथ भी बहुत सारा ये काम तो उन्हीं के साथ? अमित के साथ ही था ना। एक्चुअली अमित ने अपना करियर मेरे साथ शुरू किया था 1960 में, जंजीर ना 1960 में हम लोग एक स्टेज प्ले कर रहे थे, हिंदी में रूपांतर किया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। अच्छा, कौन सा प्ले था? ओथेलो। उसमें मैं ओथेलो प्ले कर रहा था। तेजी जी मिसेस बच्चन एमिलिया प्ले कर रही थी। अच्छा।
तो मुझे रोज कहें गोगा डायरेक्टर को बोलना अमित को भी रोल दे। ये उस वक्त बहुत पतला सुकड़ा सा होता था, लंबा। तो मैं बोलूं तो बोले गाली दे मुझे, पागल हो गया क्या, देखो उसकी हाइट देखी, बॉडी देखी उसकी। तो हम लोगों ने रुई की बंडियां बनवाई थी इसको हेल्दी दिखाने के लिए अमित को। तो इसका पहला प्ले था, इसने उसमें कैरेक्टर किया था बहुत अच्छा, कैसी होगा, जिससे ओथेलो जेलस होता है। हाँ। और अपनी बीवी को मार देता है। अच्छा। तो अमित ने वो रोल किया था और इतना अच्छा किया था। तो उसके बाद ही इसको भी फिर कीड़ा लगा के मैं एक्टर बनूं। मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात मालूम भी ना हो। काफी लोगों को मालूम है, क्योंकि उसने भी कई इंटरव्यूज में बोला और मैंने भी बोला है। पेपर्स में भी बोला है, टीवी पे भी बोला है, तो दोनों ने हम लोगों ने बोला। मतलब आपका एसोसिएशन बहुत पुराना है। मेरा तो जी हाँ 57 से 57 में हम लोग मैकबेथ कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो तेजी जी उसमें लेडी मैकबेथ कर रही थी, तो मैं पीछे बैठ के प्रॉम्प्टिंग करता था। अच्छा। तो मुझे रोल नहीं दिया गया था, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करता था मैं। तो उसके बाद में फिर ओथेलो के लिए डॉक्टर साहब ने बोला, मैं हरवंश राय बच्चन जी को डॉक्टर साहब ही बुलाता था हमेशा, क्योंकि उनका था ना डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। हाँ, वो लिटरेचर के डॉक्टर थे जी हाँ। तो मैंने आज तक कभी उनका नाम नहीं लिया, मैंने हमेशा मैं डॉक्टर साहब ही बुलाता हूँ। तो उन्होंने काफी मतलब मुझे उत्साह दिया कि गोगा कर, तू मेहनत कर। और मैं बड़ा खुशकिस्मत था जी के उस समय के जो आपके रेडियो के दिग्गज लोग थे, देवकी नंदन पांडे, देवराज दिनेश, राजेश्वर नाथ जी हाँ, दीनानाथ जी, मैंने इन लोगों से सीखा। मैं तो 16 साल का था जब थिएटर करना शुरू कर दिया इनके साथ, 16-17 साल की उम्र थी मेरी। तो ये लोग जो थे तो मतलब गुरु, आवाज के बादशाह, बिल्कुल गुरु लोग थे जी ये तो उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। एंड वो इतने अच्छे लोग थे। आजकल के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, वो लोग शौक से सिखाते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, कुछ नहीं, बस उनको शौक था कि हाँ ये लड़का भी अच्छा बन जाए। हाँ, मतलब जिसमें थोड़ी सी भी कुछ स्पार्क देखते थे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। जैसे आजकल का जमाना है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे से कोई खींचने वाला, कुर्सी खींचने वाला कोई ना कोई होता है। लेकिन नहीं, अगर आपके भगवान पे आपको भरोसा है जी हाँ, तो कोई नहीं कुर्सी खींच सकता, कोई नहीं खींच सकता। आपका काम आपको जरूर मदद करता है। देखिए जी, ये अभी मैं पीछे अमिताभ के बेटे के साथ काम कर रहा था, अभिषेक के साथ, पिक्चर थी रन। अच्छा हाँ, रन में हमने आपको देखा था। तो ऐसी बात हो रही थी, बोला अंकल मेरा क्या होगा, इतनी पिक्चरें फ्लॉप होंगी। मैंने कहा तेरे डैडी की कितनी फ्लॉप हुई थी, गिनी? कहता हाँ 13 फ्लॉप हुई थी। मैंने कहा भी 13 नहीं हुई है तेरी, फिक्र मत कर। और आज देख लो, हाँ, आज अभिषेक जो है वो टॉप की ब्रैकेट में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेहनत तो रंग लाती है, वही ऊपर वाले की कृपा तो होनी ही चाहिए। भाग्य में जो लिखा है वो होगा। देर सवेर मेरी जिंदगी का एक उसूल है, अपने से जो बड़ा है उसकी इज्जत करो, जो छोटा है उसे आशीर्वाद दो, प्यार दो, किसी का अच्छा हो सके तो कर दो, बुरा करने की तो हमारी औकात क्या है। अच्छा बुरा करने वाला ऊपर बैठा है भाई। पर जिन्होंने पर्दे पे गोगा कपूर को देखा होगा वो ऐसा नहीं सोचते होंगे। वो क्योंकि वो मेरे को जानते नहीं, बहुत लोग मेरे को मिलने आते हैं मेरे से और ऐसे डर के बात करते हैं। मैं बोलता हूँ भैया क्या तकलीफ क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन है क्या? ऐसे दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हैं आप? वैसे मुझे भी डर लग रहा था आपसे बात करने। नहीं तो अब तो नहीं लग रहा ना? नहीं, अब नहीं लग रहा। अच्छा, ये अब गाना एक सुन लें आपकी पसंद का। हाँ जी, किशोर जी का ही सुनेंगे। कौन सा वाला? गाता रहे मेरा दिल। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल।
लगे हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे निर्देशकों के साथ आपने काम किया, मन में कोई ऐसी तमन्ना थी कि आप ये खास काम करें? करने को मिला है अभी तक इतना करने के बाद? नहीं जी, एक डायरेक्टर के साथ काम करने की बड़ी तमन्ना थी, वो नहीं पूरी हुई है ना होगी। वो थे राज कपूर साहब। ओह, उनके बारे में सुना बहुत था, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका काम देख के लगता था कि इस आदमी के साथ एक बार काम करने का मौका मिले, लेकिन अफसोस नहीं मिला। बनते बनते रह गया या? कई बार हुआ जी, उन्होंने बुलाया भी, बैठे भी। मैं आरके में शूटिंग करता था तो वो सेट पे आते थे, आके देखते रहते थे मुझे, फिर बुलाते थे चल कॉटेज में चल। उनकी कॉटेज थी एक अलग ही बनी हुई, वहां फिर शाम को हमारा पैकअप करा के बोलते थे चलो विस्की पियो। तो राज साहब ने बिठा लेना अपने पास, आप बैठ गए तो गए, फिर सुबह 4 बजे तक नहीं उठने देते थे। इसलिए सब भागते थे उनसे कि रात को नहीं राज साहब को मिलना, दिन में मिल लो। तो काम की कभी बात नहीं हुई? हुई, कई बार हुई, लेकिन नहीं था भाग्य में मेरे। मैं तो भाग्य को मानता हूँ जी, मेरे भाग्य में नहीं था उनके साथ काम करना। मेरे भाग्य में एक और डायरेक्टर है जिनके साथ बहुत तमन्ना है, यश चोपड़ा। आज से नहीं कर पाया। उनका एक सीरियल किया था, लेकिन उनके असिस्टेंट ने डायरेक्ट किया था, यश जी ने नहीं किया था। हाँ, कंस याद है हमें। नहीं, एक और सीरियल, कंस तो बी.आर. चोपड़ा साहब। हाँ, बी.आर. चोपड़ा। वो तो रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। एक सीरियल और था इनका, कोई नाम याद नहीं है, तो सरीन करके इनका एक असिस्टेंट था यश जी का, उसने किया था। और हमेशा से तमन्ना थी कि यश जी के साथ काम करूं, पर नहीं हुआ ना सही। मैं किसी यहाँ काम मांगने नहीं जाता हूँ, जो बुलाए सर माथे पे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। हाँ, बताइए। एक दिन उस जमाने में ये वीडियो वगैरह बहुत कम आया था, तो मैं और मेरी बीवी एक पिक्चर देख के आ रहे थे, रात का शो 6 से 9 का। उसके बाद में बाहर डिनर के लिए गए, 11 बजे घर पहुंचे तो एक काला सा आदमी बैठा हुआ था,
बेटी बोली मेरी पापा कोई मिलने आया आपको। वो बाहर बेचारा, मेरा टेरेस फ्लैट था चेंबूर में, तो टेरेस पे बैठा हुआ। बोला जी मैं मनमोहन देसाई का असिस्टेंट हूँ, मनमोहन जी मिलना चाहते हैं। मैंने कल सुबह कितने बजे आऊँ? बोले नहीं अभी मिलना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा भैया रात के 11 साढ़े 11 बज गए और मैं सीनियर डायरेक्टर है। बोला नहीं नहीं वो तो मुझे मारेगा अगर आप नहीं जाएंगे तो। मैंने कहा फोन लगाओ पहले। तो केतन ने फोन उठाया, बोला नहीं नहीं पापा तो अभी मिलना चाहते हैं। तो 1 बजे रात को मनमोहन जी ने साइनिंग अमाउंट का चेक मुझे दिया था कुली का। बोले आप आज तक मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कहा मनमोहन जी बात ऐसी है, आपने बुलाया रात को 1 बजे आ गया मैं। मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में आता हूं, आपके पास मेरे लिए कोई काम नहीं है, रोल नहीं है, आप आउट ऑफ शेयर कर्टसी मुझे अंदर बुलाएंगे, आपका 1 आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, मुझे चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे, और काम आपके पास है नहीं मेरे लिए। और मान लीजिए कि मैं आपके यहां आता हूं, आपके कोई फाइनेंसर आके बैठे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आके बैठे हैं, और आप मुझे वेटिंग रूम में बाहर बिठा दें 1 घंटा, तो आई विल फील इंसल्टेड। मैं अपनी तौहीन समझूंगा। मैं नहीं, इसीलिए किसी के बार नहीं जाता हूं। आज बुलाया आपने, मैं रात को आ गया हूं। तो ही एग्रीड कि हाँ सही बोल रहे हो भाई, काम नहीं है तो क्यों जाऊं मैं। हालांकि बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं भी यश चोपड़ा के पास काम मांगने चला गया था अपने बुरे, अभी बीच में बुरा वक्त था। खैर वो उसकी करनी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस फिल्मी दुनिया में ऐसे खुददार लोग शान से जी सकते हैं? आज तक तो जी रहा हूं जी। देखिए और बाकी इंसान की जरूरत कितनी है, लालच का तो कोई अंत नहीं है, पैसे का कोई अंत नहीं है। आपके पास अरबों रुपए है। आपको एक और सुनाता हूं, मेरे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है जी। आप मेरे बैंक में जाकर देख लीजिए, 50,000 रुपए होगा, 30,000 रुपए का, लाख रुपए होगा, बस कंटेंटमेंट, संतोष। पीछे मैं और अमिताभ शूटिंग कर रहे थे, मैं चिकन और खा रहा था, ये स्प्राउट्स खा रहा था, वो दाल वाल होती है ना। हाँ हाँ। बोला यार कितना लकी है तू, ये सब खा सकता है, मुझे तो सब मना हो गया। तो मैंने कहा इतना पैसा क्या करना है भैया, अगर ना तू खा सकता है ना पी सकता है। तो हमारे थिएटर डेज में दिल्ली में हम लोग चाइनीज खाने जाते थे, शेयर करके पैसे 5-7 रुपए में दोनों का खाना हो जाता था। तो 2.5-3 रुपए दोनों डालते थे, जाके खाना खा के आते थे। तो शौक था उसको नॉनवेज खाने का, मांसाहारी खाने का। कायस्थ आदमी है जी, लेकिन आज बेचारा नहीं खा सकता। तो किस काम का वो रुपया? मतलब जितनी जरूरत हो आप अपनी एक सीमा रेखा बना लें कि इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, तो मन में संतोष नहीं, ये नहीं, वो रेखा भी आप नहीं बना सकते। पता नहीं कहां से चप्पड़ फाड़ के दे दे कोई, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव गॉट। आपके पास जो भगवान ने दिया है, उस प्रभु का शुक्र मनाओ कि उसने दिया है, बस। हाय हाय करने से कुछ ज्यादा नहीं। आप जाके किसी के सामने रोएंगे ना कि यार मेरा बड़ा बुरा हाल है, तो आप जैसे जाएंगे पीछे हंसेगा कि देखो लुका पटा कैसे कर रहा है यार। इसलिए उस प्रभु पे, अपने भगवान पे भरोसा रखो, वो अपने आप से सही करेगा। मतलब आपको अभी तक जितने भी काम मिले वो आपकी काबिलियत को देख के लोगों ने बुला कर दिए? बस ये ऊपर वाले की कृपा से मिले, मेरे ना काबिलियत से ना कुछ। भगवान ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई गोगा कपूर को बुला लो। गोगा कपूर का कोई ड्रीम रोल है ऐसा कि जो करना चाहते हैं, उसके लिए अभी बुलावा आना बाकी है? देखिए आदमी एक्टर तो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। वो तो तमन्ना तो है बहुत से अलग अलग किस्म के रोल करने की। मेरा आजकल बड़ा मन हो रहा है मैं कॉमेडी करूं। अच्छा। की भी है, कभी हाँ कभी ना में की थी, वो गाना था डॉन वाला, तो वो गाना ही सुनवा दे लोगों को। हाँ अच्छा, पहले गाना सुन लेते हैं, इसकी बात बाद में करते हैं। दोस्तों अब आप जो सुनेंगे ये गाना ही नहीं, एक कहानी भी है। हाँ, सच्ची कहानी, एक डॉन की कहानी। सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा साधा सा प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना कैसे डॉन, कैसे डॉन। सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा साधा सा प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना
जहाँ जाता वो ठोकर ही सदा वहाँ वहाँ पाता वो। रोजी के लिए जहाँ जहाँ जाता वो ठोकर ही सदा वहाँ वहाँ पाता वो। पर वो जवां था इरादे का जवां, छोड़ दिया आखिर शरीफों का जहां। पर वो जवां था इरादे का जवां, छोड़ दिया आखिर शरीफों का जहां। जिस दिन से वो डॉन बन गया डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में। यूं तो जो भी चाहा वो मिला, पर दिल का गुल ना खिला। दिल की खुशी तो मिलती जो प्यार उसे करता। ये जहां सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा साधा सा प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना। कैसे डॉन 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 डॉन, कैसे डॉन। क्या कहूँ उसकी कहानियाँ, चली है सदा ऐसों की जवानियाँ। आगे क्या कहूँ उसकी कहानियाँ, चली है सदा ऐसों की जवानियाँ। अपनों ने भी तो न किया उससे प्यार, रूठी रही सदा मोहब्बत की बहार। अपनों ने भी तो न किया उससे प्यार, रूठी रही सदा मोहब्बत की बहार। लोगों में आता जब कभी, हंसता हंसाता जब कभी, देखने वाले को होता था उस हंसी पे रोने का गुमान, का गुमान। सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा साधा सा प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना। कैसे डॉन 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 डॉन, कैसे डॉन 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 डॉन, कैसे डॉन 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 डॉन, कैसे डॉन। हाँ, तो कभी हाँ कभी ना फिल्म की आप कुछ बात बताने वाले थे हमारे सुनने वालों को। कैसे कॉमेडी की थी आपने? नहीं जी, वो तो बस एक डॉन का सीक्वेंस था, तो कुंदन शाह बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बुलवा लिया डॉन के रोल के लिए। तब शाहरुख का भी नया नहीं था, शाहरुख भी, वो भी ऐसा स्टार नहीं बना था इतना बड़ा। तो गाना एक था, मैं हूँ डॉन करके कुछ। अच्छा। तो वो गाना उस पे, मतलब डॉन है इतना बड़ा जिससे सब डरते हैं, वो आता है एंटर करता है तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, और उसके बाद में वो आदमी बच्चों की तरह रो रहा है उस गाने को सुन के। तो ये एक अलग ही किस्सा था। अच्छा, तो अभी आप किस तरह की कॉमेडी करना चाहते हैं? कुछ है ऐसा काम अभी? नहीं, मतलब थिएटर में तो बहुत की कॉमेडी, बहुत की, लेकिन फिल्मों में एक इमेज ऐसी बन गई कि नहीं नहीं जी, ये तो बस ठाकुर डाकू राजा ही बन सकता है। पर्सनैलिटी को देख के
हाँ वही मैंने कहा भाई अगर चूड़े चमार का रोल कराना होता तो किसी और से कराएंगे, मुझसे क्यों कराएंगे? भाई एक गरीब आदमी का रोल कराया। एक पिक्चर आई थी मुझे बहुत साल पहले याद आ रहा है, संजीव कुमार जी इतने मोटे थे और वो डायरेक्ट बोले मैं 15 दिन से भूखा हूं। अरे हाउ कैन यू बिलीव इट कि इतना मोटा आदमी 15 दिन से भूखा हूं कह रहा है। तो वो भी कॉमेडी नहीं करनी है मुझे, बट अच्छी कॉमेडी हो जो स्लैपस्टिक नहीं करनी है। हाँ। अच्छा, अभी तक जैसा कि आपने कहा कि आपको काम मिलता गया, इतनी सारी फिल्में की, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो भी अभिनेता है उसको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है या ये गॉड गिफ्ट होती है अभिनय की कला? जो नहीं, देखिए मैं जब पढ़ाता था, क्योंकि मैंने लोगों को पढ़ाया भी है। किस तरह से पढ़ाया? मैं एक्टिंग स्कूल चलाता था। अच्छा अच्छा। टू प्रिपेयर एक्टर्स। तो मैं हमेशा ये कहता था देखिए जी, टैलेंट तो गॉड गिफ्ट है, ये तो भगवान की देन है। हम आपको सिर्फ ग्रामर सिखा सकते हैं, एबीसीडी सिखा सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, आपको पॉलिश कर सकते हैं, टैलेंट नहीं दे सकते। आप में टैलेंट नहीं है। अब आप देख लीजिए ना, पूना इंस्टीट्यूट से कितने एक्टर आए, सभी तो जया भादुड़ी नहीं बने, सभी तो उनमें टैलेंट था। जिनमें नहीं था वो बेचारे रह गए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो खुद ही समझ लीजिए आप लोग। नहीं, नाम लोगों को याद ही नहीं रहे ना उनके। हाँ, तो इसीलिए ना कि अगर आप में टैलेंट है ही नहीं तो कोई क्या सिखाएगा आपको? सीखने की चाह, आपका एप्टीट्यूड टू लर्न, जो मेहनत करेगा, जिसको शौक होगा सीखने का, वही सीख पाएगा। सिखाने वाला तो वही है, किताबें भी वही हैं। तो इसलिए ये आपके वही ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए आप पे कि आपको सीखने का शौक है। गोगा कपूर को और शौक क्या है अभिनय के अलावा? मुझे घूमने का बड़ा शौक है जी, ट्रैवलिंग का। अच्छा। मतलब पहले तो मैं यहां से निकलता था बंबई से तो कश्मीर तक बाई कार खुद ड्राइव करके जाता था, बीवी बच्चों के साथ, रास्ते में ढाबों पे खाना खाना। अच्छा। ठीक है, वहां पब्लिक थोड़ा परेशान करती थी, बट ठीक, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वो परेशानी भी अच्छी लगती होगी ना कभी कभी। बड़ा मजा आता था और वो ढाबे वाले बड़े प्यार से खाना खिलाते थे। तो मैं नॉर्मली वाया इंदौर जाया करता था। अच्छा। ग्वालियर से, उधर से होके, वो राजस्थान वाला रूट सड़क अच्छी नहीं थी तो इसलिए एबी रोड से जाते हो। हाँ, और दूसरा बीच में गुजरात पड़ता था तो वो इनका गांधी जी का, तो वहाँ प्रोहिबिशन है। रिसर्चर्स ने कहा जी तेल खाना बंद कर दो, घी खाओ। घी खा, जो पुराने तौर तरीके हैं जो खान पान के, वही अच्छे। भगवान की दया से मेरे घर में घी का ही खाना बनता है, हम घी खाते हैं। तेल वेल सिर्फ कोई मच्छी वच्छी फ्राई करनी या पकौड़े तलने हो उसके लिए करते हैं। आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और बिल्कुल फिट एंड फाइन, तो आपकी दिनचर्या किस तरह रहती है, क्या खान पान है और किस तरह से आप अपने आप को इतना स्मार्ट बनाए हुए हैं? देखिए, आप नजर मत लगाओ। नजर नहीं लगा रही, तारीफ कर रही हूँ। तो ऐसा है कि मैं सुबह 5:45 उठता हूँ जी। अमिताभ 5:30 उठता, मैं 5:45 उठता हूँ। और मैं 7:30 से 8:30 1 घंटा योग करता हूँ। लोग योगा बोलते हैं, योगा गलत शब्द है, योग सही शब्द है। तो 1 घंटा मैं योग करता हूँ, योगासन, प्राणायाम। उसके बाद मैं घर आता हूँ 9 बजे, लाइट सा नाश्ता। मतलब पहले तो मेरा नाश्ता ही सबसे हैवी होता था, पराठे, अंडे, ये वो सब, लेकिन अभी वो सब बंद कर दिया पिछले 1-2 साल से। अभी सुबह फ्रूट्स ले लिए, दूध पी लिया, जूस का गिलास पी लिया। उसके बाद मैं 12 बजे चला जाता हूँ जिम। अच्छा। वहाँ पे 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वेट्स के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, एरोबिक्स करता हूँ। ये सब करके 1 बजे घर पे आता हूँ, नहा के 2-2:30 बजे खाना खा के फिर 1 आधा घंटा आराम कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ दोस्त लोग आ जाते हैं हफ्ते में 3-4 बार, तो रमी सेशन शुरू हो जाता है। 8-1 बजे तक रमी सेशन चलता है। शाम को चाय के साथ मैं कुछ नहीं खाता हूँ, नॉर्मली 1 कप चाय का बस। और रात का खाना तो वही होता है, सूप वगैरह। अच्छा। सूप और जब कभी आप शूटिंग में होते हैं तब कैसे मैनेज करते हैं? सब आता है वहाँ पे। टाइमिंग्स को कि रेस्ट किस टाइम पे होना चाहिए? ना जी ना, मेरे को बोलते हैं, बहुत से डायरेक्टर बोलते हैं, पाजी आज लंच ब्रेक ना करें। हाँ। 1 ही दिन की बात है। मैंने कहा तुम्हारे लिए 1 दिन की बात है ना, हमारा तो रोज ऐसे डायरेक्टर बोलेंगे यार आज लंच ब्रेक ना करें। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, शहंशाह फिल्म का, उसमें उसका फिर एक गाना भी सुना दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। शहंशाह फिल्म में अमिताभ ने वो दाढ़ी लगाई हुई थी। सेट लगा हुआ था सेट स्टूडियो में। हाँ, लुक अलग ही था अमिताभ जी का। तो वो दाढ़ी क्योंकि उसने लगाई हुई थी तो वो खाना नहीं खाता था क्योंकि दाढ़ी नेट निकल जाती थी। अच्छा। तो मिल्क शेक पीता रहता था उससे, स्ट्रॉ से।
मैंगो मिल्क शेक। तो 1:30 बजे प्रोड्यूसर आया मुझे मेरे पास कि गोगा जी आज लंच ब्रेक ना करे, को अमित जी ने दाढ़ी लगा रखी है। तो मैंने कहा यार वो सुबह के 10 मिल्क शेक के गिलास पी चुका है। वो जो ऊपर तरापे में वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर जो लाइटमैन है बेचारे, वो रोटी के लिए काम करते हैं, ब्रेक क्यों नहीं करेंगे आप? वो नहीं खाना उसे मत खाए ना, जाके वैन में अपनी रेस्ट करे। हम भी अपनी वैन में जाके खाना खा लेंगे, बट पहले वर्कर को खाना खिलाओ। तो ये मतलब अजीब ही है कि जी आज लंच ब्रेक ना करें। क्यों नहीं करें? भी रोटी के लिए तो आदमी काम कर रहा है और उसको आप बोल रहे हैं भाई आज खाना मत खाओ। क्यों ना खाओ? मतलब सबसे पहले चाहे वो अभिनेता हो या कुछ भी हो, उसको पहले अच्छा आदमी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। फिर अमित बैठा साथ में, उसने बोला गोगा मैंने नहीं बोला है कि लंच ब्रेक मत करो, उसने बोला ब्रेक करो। वंस अमित सेड दैट, तो प्रोड्यूसर को करना ही पड़ा ना ब्रेक। ही सेड नहीं ब्रेक करो। हाँ, तो मतलब आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कब खाना कब आराम करना। उससे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काम तो जिंदगी भर चलेगा। नहीं जी, आप कुछ डिसिप्लिन तो लाइफ में होना चाहिए ना। हाँ बोले जी बस ठीक है काम कर दे। आज क्या हुआ है हाल अमिताभ का? 18 घंटे दिन में आदमी काम करेगा और इस उम्र में, तो क्या होने वाला? अच्छा, आप कह रहे थे कि शहंशाह का गाना भी सुनेंगे, क्योंकि आपने शहंशाह फिल्म की बात की है। कौन सा गाना सुने? कोई भी सुना दीजिए। कोई भी सुना दे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जैसे निकलता है तीर कमान से, जैसे निकलता है तीर कमान से, देखो ये चला वो निकला वो शान से। उसके ही किस्से सबकी जुबां पे वो बात है उसकी बातों में। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर
बहादुर देखे हैं थोड़े, हो ऐसे बहादुर देखे हैं थोड़े, जुल्मो सितम की जंजीरें तोड़े। पीछे पड़े तो पीछा न छोड़े, बड़ा जोर है उसके हाथों में, अंधेरी रातों में, हाँ सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। गलियों में वो फिरता है, ओ शहर की गलियों में वो फिरता है, दोस्तों से दोस्त बनकर मिलता है, दुश्मनों के सर पे ऐसे गिरता है जैसे बिजली गिरे बरसातों में, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। महाभारत के कंस को कंस बनने का ये अवसर कैसे मिला आपको गुगा कपूर को? भाग्य भाग्य भाग्य। देखिए ये किरदार पहले कोई और एक्टर कर रहा था। अच्छा। मुझे एक दिन सुबह 6:30 बजे गूफी पेंडल का फोन आ गया, वो चीफ असिस्टेंट थे चोपड़ा साहब के महाभारत में, कि भैया चोपड़ा साहब अभी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा इस वक्त सुबह सुबह? बोले हाँ बोल रहे हैं अभी आ जा। मैं चेंबूर में रहता था, वहां से जुहू आने में भी 1 घंटा लग गया। गया मैंने, हाँ जी। बोले कंस का रोल करवाना तुमसे। मैंने कहा ऐसे पहले तो कभी बात ही नहीं हुई। बोले नहीं हम दूसरे एक्टर से पहले करवा रहे थे, सच्ची बात बताता हूँ तेरे को, लेकिन वो एक्टर कहीं इसके किसी की शूटिंग में जयपुर में फंसा हुआ है और वो आ नहीं सकता 10 दिन तक, और मेरा सेट लगा हुआ है बहुत बड़ा कंस के दरबार का, तो मेरे को सेट का मतलब काफी नुकसान मेरा हो जाएगा, इसलिए हम तेरे को ले रहे हैं। तुम ये मत सोच रहा कि हम तेरे पे कोई एहसान कर रहे हैं। अच्छा। हम तेरे से ये एहसान चाहते हैं कि तू ये रोल कर दे। चोपड़ा साहब की बड़प्पन था ये, नहीं तो उनको बताने की क्या जरूरत है मुझे। मैं तो वैसे ही बड़ा खुश था कि चोपड़ा साहब ने बुलाया मुझे। हाँ। तो उनको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये उनकी ग्रेटनेस कि उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा सर कब से? बोले कल सुबह से आ जाओ, कल सुबह से फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ, आप कल से शूटिंग कर रहे हैं। तो पहले दिन जो मैंने शूटिंग की वो कॉस्ट्यूम भी मुझे उस एक्टर का पहनना पड़ा था क्योंकि मेरा बना नहीं था, और वो मुझे छोटा पड़ रहा था, धोती मेरे कम से कम नीचे से, इसलिए उन्होंने फर्स्ट डे की शूटिंग में मेरे पैर अवॉइड किए थे। अच्छा। तो घुटनों के ऊपर ऊपर के शॉट ले रहे थे क्योंकि धोती छोटी पड़ रही थी मुझे। अच्छा, इतनी अपार सफलता बटोरी इस महाभारत ने, मतलब ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाता था, लोग जहां होते थे महाभारत देखने लग जाते थे, तो इसके निर्माण में किस तरह का सब माहौल रहता था और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस सीरियल के बारे में? मैं तो ये तो जैसे कहावत है नीयत से मुराद होती है। चोपड़ा फैमिली की नीयत बहुत अच्छी है। उन्होंने एक एक एक्टर को, एक एक कैरेक्टर को
अलग, आप देख लीजिए उसमें से कितने एक्टर आज। वहां पे मैंने एक मेकअप रूम में, बहुत बड़ा एक टेंट में मेकअप रूम बनाया हुआ था हम लोगों ने। एक मैंने फट्टी सी बोर्ड लगा दिया था, आज के स्टार कल के स्ट्रगलर्स, क्योंकि उस वक्त महाभारत के समय वो सारे स्टार हो गए थे। अच्छा। चाहे वो अर्जुन जो कर रहा था या कोई भी किरदार कर रहा था, तो उनको लोग शोज पे बुलाते थे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए एक शो का मतलब देते थे। घर घर में बस घर में, हाँ। तो आज कहाँ है वो लोग? मतलब वो पहचान बनी थी। बस वो दैट क्रेडिट गोज टू चोपड़ास। आपके परिवार में जो बच्चे हैं आपके, उनको आप क्या बनाना चाहते हैं, अपने जैसा अभिनेता, या उन्होंने अपनी अपनी लाइनें चुन ली हैं? उनके बारे में कुछ बताइए, फैमिली के बारे में। मैं किसी को क्या बना सकता हूँ, जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। मेरी 3 बेटियां हैं जी। अच्छा। बड़ी का नाम है शैली, दूसरी का सोनू और तीसरी का पायल। आप ईश्वरवादी हैं, भाग्य को मानते हैं, तो किसी पूजा पाठ में या कुछ आपकी ऐसी भी दिनचर्या में कुछ शामिल है? योग, अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखते हैं, वैसे कहते हैं कि इंसान की सच्ची पूजा है उसका कर्तव्य। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे घर में गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता, नमस्ते जी कोई नहीं बोलता। हम लोग सुबह उठते ही बोलते हैं जय माता दी। जय माता। हम लोग वैष्णो देवी के भक्त हैं और साईं बाबा के, या जय साईनाथ बोलेंगे या जय माता दी बोलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो गोगा कपूर पर्दे पर दिखते हैं लोगों को, जैसी उनकी आवाज दिखाती है, उससे एकदम अलग, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाला इंसान। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो इतने सारे सुनने वाले आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, उनका बिल्कुल मन कर रहा होगा कि कैसे गोगा कपूर से हम अभी के अभी सामने मिलें। गोगा कपूर जी, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बंधा हुआ है, इसलिए इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। पर जितनी भी बातें हमने आपसे की, जो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली, उसे हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सुनने वालों को भी बहुत आनंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमें देखने को मिले। और देखिए, मैं खुशी मुझे हुई कि मेरी असलियत आप लोगों को पता चल गई कि मैं वाकई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे आदमी, नॉर्मल आदमी हूँ। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। और आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में आए, इतनी लंबी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज आप सुन रहे थे जाने माने फिल्म अभिनेता गोगा कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमें तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगड़े से, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। मुझे याद सब है जरा जरा।